तो यहाँ हम देख रहे हैं, हम राजधानी परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे कि जो है 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाने का फैसला किया और उसका नाम जो है दौलताबाद रखा बसाने के लिए नए राजधानी को। और सभी जो दिल्ली के रहने वाले निवासी थे उनको आदेश दिया गया कि वो दौलताबाद चले जाएं, वहाँ जाके बस जाएं। तो क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में हम फर्स्ट लेसन में जो है बर्नी और एसामी ने लिखा है उसको पढ़ा है, उसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। एक मिनट। पेज 16 पर है, 16-17 पर है। एक मिनट। एक मिनट। कहाँ देख रहे हैं? देखिए, तो यहाँ जो है देखिए, इसमें ऊपर वाले टॉपिक इतिहासकार की भूमिका का सेकंड पैराग्राफ है। आइए इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि इतिहासकार की क्या भूमिका होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ हिस्टोरियन। तो सन 1328 ईस्वी में यानी 27-28 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया। आदेश दिया 28 में, दिमाग में आया था 27 में उसको ये कि राजधानी बदली जाए। 28 में आदेश दिया उसने। दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद में जाकर बसें। ठीक है, अब देखिए उस समय के दो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपनी अपनी किताबों में लिखा। ठीक है, तो एक तरफ जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा और दूसरी तरफ एसामी ने इस घटना के बारे में लिखा है। तो जियाउद्दीन बर्नी देखिए क्या लिखता है। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में लिखा, एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद को राजधानी बनाया जाए। यह इसलिए क्योंकि दौलताबाद उसके साम्राज्य के मध्य में है। ठीक है, दिमाग में आया कि दौलताबाद बनाए क्योंकि वो सेंटर में लोकेटेड था। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ तक ये लोग का एम्पायर था,
तो दौलताबाद जो है बीच में जो था। दिल्ली, गुजरात, लखनौती यानी लखनऊ का एरिया पूरा, लखनौती, तिलंग, मावर, द्वार समुद्र तथा काम्पिल्य इस शहर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। तो जो मेजर उसके जो सूबे थे, प्रोविंस थे, मैप में आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली, गुजरात, लखनौती, तिलंग, मावर, द्वार समुद्र तथा काम्पिल्य इस शहर से समान यानी कि सबके बीच में बराबर दूरी पर था ये दौलताबाद जो देवगिरी था। इस विषय में उसने किसी से परामर्श नहीं किया, उसने किसी से कोई बातचीत नहीं किया। उसने आदेश दिया कि उसकी अपनी माँ और राज्य के सारे बड़े अधिकारी व सेनापति अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चलें। तो सुल्तान ने आदेश दिया कि उसकी माँ और जो भी बड़े अधिकारी, सेनापति, राज्य के जो भी थे ऑफिसर, वो सब अपने अपने सहायक, असिस्टेंट, क्लर्क, चपरासी, अर्दली, सर्वेंट्स, जिसके सबके साथ जो है दौलताबाद की ओर चल पड़े। दरबार के हाथी, घोड़े, खजाना तथा बहुमूल्य वस्तुएं दौलताबाद भेज दी जाएं। जो भी यहाँ के हाथी घोड़े थे और खजाना था या जो कीमती चीज़ें थी वो दौलताबाद भेज दी जाए। इसके पश्चात सूफी संत व आलिमों, यानी जो आलिम कहते हैं जो ग्रंथ, इस्लामी ग्रंथ के अध्ययन करने वाले स्कॉलर्स जो होते हैं, पढ़ते हैं रिलीजियस बुक्स को, तथा दिल्ली के प्रतिष्ठित व प्रसिद्ध लोग दौलताबाद बुलाए गए। तो जो दिल्ली के उस समय सूफी संत थे, विद्वान थे या और प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध लोग थे, उनको फिर पहले क्या हुआ कि जो सरकारी जितने ऑफिसर्स थे, कर्मचारी थे, वो सब चले गए। उसके बाद सूफी संत, आलिम और जो वहाँ प्रसिद्ध लोग थे, नामी गिरामी लोग थे दिल्ली के, उनको दौलताबाद बुलाया गया। जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने खूब सारा धन इनाम में दिया। तो जो भी लोग वहाँ गए उनको इनाम दिया सुल्तान ने। एक साल बाद सुल्तान दिल्ली लौटा, दिल्ली कहते थे उस समय। उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बों के निवासियों को काफिलों में दौलताबाद भेजा जाए। एक साल के बाद वो लौटा और उसने कहा कि जितने लोग थे दिल्ली और आसपास के, उनको काफिलों में, जो पहले आपने देखा होगा टीवी में काफिले चलते थे, यानी क्यू ऑफ ट्रैवलर्स, बंजारे जो चलते थे, काफिला कहते थे उसको। एक के बाद एक गाड़ियों में बैठे हुए लोग, पैदल भी हैं, गाड़ी में, बैलगाड़ी वगैरह में जाते थे लाइन से। तो उनको ऐसे काफिलों में दौलताबाद भेजा जाए। दिल्ली वालों के घर उनसे मोल लिए जाए और इन घरों की कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वालों को दे दी जाए। तो जो दिल्ली में उनके घर थे उनको खरीद लिया जाए और इन घरों की कीमत जो खजाने से जो लोग दौलताबाद जा रहे हैं उनको दे दिया जाए, ताकि वे वहां जाकर अपने लिए घर बनवा लें, ताकि जो लोग दौलताबाद जा रहे हैं वहां जाके अपने लिए घर बनवा लें। तो शाही शाही आदेशानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू रॉयल ऑर्डर, जो सुल्तान का आदेश के अनुसार दिल्ली तथा आसपास के निवासी दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। तो जो भी लोग दिल्ली और आसपास के कस्बों में रहते थे उनको भेज दिया गया दौलताबाद। दिल्ली शहर इस प्रकार खाली हो गया, दिल्ली शहर पूरी तरह खाली हो गया। कुछ दिनों तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद रहे, और दिल्ली में उस समय कई दरवाजे होते थे, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में। आज भी वो हैं, जैसे कहते हैं
दिल्ली में रहने वाले जो ठीक से रहा है दिल्ली में जानता है। जैसे एक तो आप सुने होंगे कश्मीरी गेट, तो कश्मीर के डायरेक्शन में यानी नॉर्थ की तरफ जो गेट था उसको कहते थे कश्मीरी गेट, जहाँ आज बस स्टैंड है, ISBT है। फिर दूसरा था लाहौरी गेट, लाहौर के डायरेक्शन में जो गेट था उसको कहते हैं लाहौरी गेट, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए दिल्ली स्टेशन आप उतरते हैं तो एक तरफ पहाड़गंज और दूसरी तरफ है अजमेरी गेट, तो वो अजमेर की तरफ जो दरवाज़ा था उसको अजमेरी गेट कहते थे, ठीक है। फिर एक है तुर्कमान गेट, तो तुर्कमान यानी कि अफगानिस्तान के डायरेक्शन में जो गेट है उस तरफ की उसको तुर्कमान गेट। इस तरह से 5-6 जो है वो है वहाँ पर, ठीक है। कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, तुर्कमान गेट, ठीक है। शायद 4 दरवाजे हैं, 4 दिशाओं में थे जो भी। तो ये जो सारे जो दिल्ली के दरवाजे थे इसको बंद कर दिए गए कि कोई न बाहर से आ पाए न जा पाए, मतलब बंद खाली हो गया था तो बंद कर दिए गए। शहर में कुत्ते बिल्ली तक न रह पाए, कुत्ते बिल्ली भी कहाँ रहेंगे, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं रहेगा तो भी निकल गए बेचारे बाहर। दिल्ली के निवासी जो वर्षों से वहाँ रहते चले आ रहे थे, लंबी यात्रा के कष्ट से रास्ते में ही मर गए। अब समझ लीजिए कि दिल्ली पूरा नॉर्थ में, और दौलताबाद जो था वो नीचे जाके बिल्कुल आपके समझिए कि छत्तीसगढ़ के नीचे आके कहीं था और नीचे। तो वो जो है इतना पैदल चलते चलते रास्ते में ही मर गए बहुत से लोग जो बुजुर्ग थे। बहुत से लोग जो कि दौलताबाद पहुँचे अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर सके और वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। वो इतने दुखी हो गए, वहाँ से घर बार सब कुछ छूट गया नए जगह आके, कि वहाँ आके वो दुख से मर गए। यद्यपि सुल्तान ने दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिए, लेकिन वह परदेश के कष्टों को सहन न कर सकी। पैसा वैसा दिया था सुल्तान ने, लेकिन इतना कष्ट था, नया जगह जहाँ कुछ बसा हुआ नहीं था वहाँ आके फिर से बसना, इस कष्ट को वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके बाद दूसरे प्रदेशों से आलिमों, सूफियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसाया। उसके बाद सुल्तान ने क्या किया कि दूसरे जगहों से विद्वानों को, सूफी को और जो नामी गिरामी कोई व्यक्ति थे, आदमी थे, उनको लाके दिल्ली में बसाया। मगर इस प्रकार लोगों के आने से दिल्ली आबाद न हो सकी। लेकिन ऐसे कोई बाहर से आप ला के कुछ लोगों को रख दीजिए तो उससे शहर थोड़े आबाद हो जाता है, तो दिल्ली आबाद नहीं हुआ। लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वह लौट सकता है। अब 5-6 साल जब हो गया तो उसके बाद आदेश देता है कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वो लौट सकता है। कुछ लोग लौट गए, मगर बहुत से परिवार दौलताबाद में ही बस गए। तो कुछ लोग लौटे, लेकिन बहुत से लोग वहीं अब जब चले गए थे, रह गए थे, तो फिर वहीं रह गए। तो इस तरह से लोग बहुत सारे मारे गए थे और बहुत से लोग इधर उधर हो गए। जो दिल्ली में बसे हुए थे वहाँ जाके उनकी हालत बदल गई। कुछ लोग यहाँ से छोड़ के दौलताबाद चले गए, वहीं बस गए, कहे अब चले आए, अब कहाँ लौटे, दिल्ली भी बर्बाद हो गया। इस तरह से लिखा है बर्नी ने। अब देखिए एसामी क्या लिखते हैं इसके बारे में। एसामी ने अपनी किताब फुतुह उस सलातीन में लिखा, एसामी ने किताब लिखी फुतुह उस सलातीन, उसमें लिखा सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था और वह उनके लिए मन में विष छिपाए रहता था। तो सुल्तान को दिल्ली के लोगों पर उनको शक था और उसके मन में जहर था उन लोग के प्रति, यानी पूरी तरह से बुरी भावना थी उनके लिए। उसने गुप्त रूप से एक कुत्सित योजना बनाई कि 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए। तो उसने ऐसा एसामी लिख रहा है कि उसने एक योजना बनाई कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया जाए, यहाँ रहने वालों को बर्बाद कर दिया जाए। उसने सूचना कराई, तो उसने घोषणा करवाया बाहर कि जो कोई सुल्तान का हितैषी हो वह दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे।
तो उसने ये घोषणा करवाया कि भाई जो भी सुल्तान के बारे में अच्छा सोचता है, जो उसका भक्त, उसका वफादार है, वो दौलताबाद की ओर चला जाए दिल्ली से। जो कोई इस आज्ञा का पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मिलेगी, और जो इसका पालन नहीं करेगा उसका सिर काट डाला जाएगा। तो कहा गया कि जो जाएगा उसको अच्छा इनाम दिया जाएगा, पैसा संपत्ति दिया जाएगा, और जो नहीं मानेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाए और सभी लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। पर्दे वाली स्त्रियों तथा एकांतवासी सूफियों को उनके घरों से बाल पकड़कर निकाला गया। इस प्रकार वे लोग दिल्ली से निकले। मेरे दादा भी उसी शहर में रहते थे। उनकी उम्र 90 वर्ष की थी और वे एकांतवासी संत थे, यानी अकेले में अपना शांति से रहते थे, संत थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे। वे पहले पड़ाव में ही मर गए, उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। तो यानी कि ये अपने दादा के बारे में कह रहे हैं कि 90 साल की उम्र थी और इसलिए अकेले अपना शांति से रहते थे, घर से निकलते नहीं थे। तो पहले ही फेज जो हुआ लोगों का माइग्रेशन जाने का दिल्ली से दौलताबाद, उसी में वो चले और मारे गए रास्ते में। तो उन्हें वहीं दफन कर दिया गया जहाँ रास्ते मर गए। आगे लिखता है कि सभी बूढ़े युवक, स्त्री तथा बालक यात्रा करने के लिए विवश थे। क्या करते, मजबूरी थी। सुल्तान ने ऐसा धमकी दे दिया था कि जो भी बूढ़े थे, जवान थे, लड़की, औरतें थी, बच्चियां थी या बच्चे थे, वो उनको मजबूरी थी जाना। बहुत से बालक दूध के बिना मर गए। बहुत से छोटे बच्चे थे, उनको रास्ते में दूध नहीं मिला, उसके बिना, दूध के बिना तड़प के मर गए। अनेक लोगों ने प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। बहुत से लोग रास्ते में गर्मी से प्राण त्याग दिए बिना पानी के। उस काफिले उस काफिले में से अत्यधिक कठिनाई सहन करके केवल 10वां भाग ही दौलताबाद पहुंच सका। तो जो काफिला चला था उसका 10वां भाग, 1/10 ही लोग पहुंच पाए जीवित, बाकी लोग मर गए थे। सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर नष्ट कर डाला। जब दिल्ली में कोई न रह गया तो सारे द्वार बंद कर दिए गए। सब निकल गए तो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर दिल्ली को बसवाया। तो कुछ साल के बाद फिर जो सुल्तान था उसने दिल्ली के आसपास के लोग थे उनको दिल्ली शहर में बसवाया। तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौओं को बसा दिया। तो एक उसने उस तरह का एक जुमला दिया है कि तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौओं को बसा दिया। यहाँ उसने एग्जाम्पल दिया कि जो लोग थे रहने वाले वहाँ के, अपने ओरिजिनल दिल्ली के, इतने तरह के लोग थे, उनको निकाल दिया वहाँ से और बाहर से लाके गांव वालों को बसा दिया उसमें। तो यही कह रहा है, कंपेयर कर रहा है कि तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर, बगीचे से निकालकर उनकी जगह कौओं को वहाँ बसा दिया। न जाने सुल्तान को किस प्रकार उन निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने उनके पूर्वजों की नींव उखाड़ डाली और आज तक उनकी संतानों के विनाश में तल्लीन है। तो एसामी लिख रहा है कि पता नहीं किस तरह से सुल्तान को दिल्ली वालों पर शक हो गया और इसलिए उसने उनका पूरा नींव हिला डाला, दिल्ली शहर को ही उजाड़ डाला।
और आज तक उन लोगों के जो आज के संतान हैं उनके विनाश में लगा हुआ है। आपके ध्यान में यह बात आ गई होगी कि मोहम्मद तुगलक की योजना के बारे में कुछ बातें ऐसी है जिस पर बर्नी और एसामी दोनों इतिहासकार एक मत रखते हैं, यानी दोनों का सोच उसमें एक जैसा है कई बातों। जैसे सुल्तान ने लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया, तो दिल्ली से दौलताबाद जाने का बात दोनों लोग कहते हैं कि हाँ उसने ऐसा आदेश दिया। पर दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटना के बारे में बर्नी कई ऐसी बातें लिखता है जो एसामी नहीं लिखता। लेकिन जो रास्ते का एक डिस्क्रिप्शन है, ट्रैवल का डिस्क्रिप्शन है दिल्ली से दौलताबाद जाने का, वहाँ जो है दोनों में फ़र्क है। जैसे बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज्य की राजधानी बीचों बीच बनाना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को दौलताबाद भेजा। बर्नी यहाँ लिखता है कि सुल्तान जो है बीचों बीच राजधानी बनाना चाहता था ताकि पूरे देश को कंट्रोल किया जा सके एक जगह से, इसलिए उसने लोगों को भेजा। पर एसामी के अनुसार सुल्तान के मन में ऐसा विचार नहीं था। लेकिन वो लिखता है कि जो एसामी के हिसाब से देखें तो सुल्तान जो है ऐसा नहीं सोचता था, वो दिल्ली को उजाड़ना चाहता था। एसामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली खाली करवाई। तो एसामी लिखता है कि सुल्तान जो है वो दिल्ली के लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसलिए उनसे नगर खाली करवा लिया। यह हमारे लिए परेशानी की बात है। अब हम यह कैसे जाने कि सुल्तान के मन में वास्तव में क्या विचार था। खैर, तो यहाँ देखिए दोनों इतिहासकार, एक तरफ बर्नी जिसने अपनी बुक तारीख़ फिरोज शाही में लिखा है, और दूसरी तरफ बर्नी का पूरा नाम ज़ियाउद्दीन बर्नी था, ठीक है ना। तो कहीं कहीं वो पूरा नाम भी लिखा आ सकता है, कहीं सिर्फ बर्नी लिखा आता है। पूरा नाम था ज़ियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तो बर्नी खाली हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा नाम ज़ियाउद्दीन बर्नी है। दूसरी तरफ ये है एसामी, इसका भी नाम देखिए अभी क्या है पूरा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो खैर दोनों ने एक अलग अलग तरह से लिखा है, लेकिन हाँ दोनों घटना एक जैसी है कि लोग गए यहाँ से वहाँ और उस जाने में लोग तबाह हो गए। दिल्ली शहर बर्बाद हो गया, वहाँ की जनता तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, मर गई ज़्यादातर जनता जो है जाने में। तो इस तरह की बातें दोनों ही लोग लिखते हैं जो है। चलिए, तो ये हमने देखा कैसे क्यों वो ले गया सुल्तान और उसमें क्या हुआ, ये सब हमने यहाँ देख लिया। क्या रह गया? तो यहाँ 4 सवाल जो है आगे रखे हैं लेखक ने हमारे सामने कि दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा था। यानी दिल्ली से दौलताबाद जाने का जो रास्ता था वो किस किस क्षेत्र से गुजरना पड़ा था। आपके विचार में सुल्तान के राजधानी परिवर्तन का निर्णय उचित था। दूसरा सवाल पूछ रहा है कि क्या आपके हिसाब से ये सही था फैसला। तीसरा, आपके अनुसार राजधानी परिवर्तन का कौन सा कारण उपयुक्त होगा। तो यहाँ तीसरा सवाल पूछता है लेखक
कि आपके अनुसार, पढ़ने वाले के अनुसार, राजधानी परिवर्तन का कौन सा कारण सही था, यानी उचित, मतलब जिसके कारण ऐसा किया उसने। और चौथा है कि राजधानी परिवर्तन के दौरान नागरिकों को किस प्रकार के कष्ट हुए होंगे। इसको कल्पना करने बोला है कि राजधानी परिवर्तन हुई, लोग यहाँ से वहाँ गए, उसमें उनको क्या कष्ट हुए होंगे, इसके बारे में लिखने बोला है। तो ये था उसका पहला फैसला, जिसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक का पहला फैसला जो था राजधानी परिवर्तन का, चेंज ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, उसके बारे में लिखा है लेखकों ने डिटेल में। दूसरा उसका जो था खुरासान विजय, खुरासान टेरिटरी था, एक एरिया था जिस पर कि विजय पाना, देखिए समझेंगे। मोहम्मद तुगलक ने खुरासान, जो आज का ईरान क्षेत्र है, उस समय उसको खुरासान कहते थे, तो खुरासान को जीतने की योजना बनाई। उसने एक प्लान बनाया कि हम लोग खुरासान को कैप्चर करेंगे। खुरासान में इलखान मंगोलों का शासन था और अबू सैयद वहाँ का सुल्तान था। तो खुरासान में उस समय मंगोलों का शासन था, इलखान मंगोल। इलखान जो है उनका मतलब वो क्या बोले, ओरिजिन रहा होगा जहाँ के, तो इस तरह से जहाँ के लोग होते थे उससे जगह से नाम से जानते थे। तो इलखान मंगोल हो गए, जो इलखान सूबे के होंगे। तो उन मंगोलों का शासन था वहाँ खुरासान में, और उनका सुल्तान जो था वो था अबू सैयद। सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस देश पर विजय पाने के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना खड़ी की। तो खुरासान पर जीत करने के लिए उसने एक बहुत बड़ी सेना बनाई, 3,70,000 लोगों की। उसने ट्रांसऑक्सियाना, यानी आप पढ़ चुके हैं, जो आज का उज्बेकिस्तान है, उसको उस समय ग्रीक लोग ट्रांस मतलब किसी के पार के लिए ट्रांस, जैसे हम लोग आज भी कहते हैं अंग्रेजी में ट्रांस हिमालयन रेंज, यानी हिमालय के पार का जो पर्वत माउंटेन रेंज है उसको ट्रांस हिमालयन कहते हैं। ट्रांस साइबेरियन, यानी साइबेरिया से एक तरफ से दूसरी तरफ पार करने वाला, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ है ट्रांस ऑक्सियाना। ऑक्सियाना क्षेत्र कहा जाता था उस समय एशिया के एक पर्टिकुलर एरिया को, उसके पार का, यानी उज्बेकिस्तान की बात हो रहा है। ट्रांस ऑक्सियाना के चगातई मंगोल शासक, तो चगातई वहाँ एक चगतई या चगातई एक ये था, चगतई मंगोल शासक। चगतई एक ये होता है, जैसे आपने देखा ऊपर इलखान मंगोल होते हैं मंगोलों का, उसी तरह मंगोल में एक चगतई क्लास होता था। तो चगतई मंगोल शासक तरमशरीन और मिस्र के सुल्तान से दोस्ती की। तो उसने क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि जो यहाँ एक उज्बेकिस्तान यानी ट्रांस ऑक्सियाना का जो समय चगतई मंगोल रूलर था तरमशरीन, उससे और मिस्र के सुल्तान दोनों से दोस्ती किया। परंतु सुल्तान की खुरासान पर विजय पाने की इच्छा सफल नहीं हो सकी। परंतु उसका ये इच्छा पूरा नहीं हो सका, क्योंकि मिस्र के सुल्तान और खुरासान के सुल्तान दोनों दोस्त बन गए। उधर खुरासान का सुल्तान ने देखा कि हम पर अटैक करेगा, तो मिस्र के सुल्तान से उसने दोस्ती कर ली। दूसरी ओर तरमशरीन को उसके भाई ने गद्दी से हटा दिया। इधर जो उज्बेकिस्तान में था तरमशरीन, उसको उसके भाई ने गद्दी से हटा दिया। अब सुल्तान के पास इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह देने के लिए खजाने पैसे नहीं थे, तो इतनी बड़ी सेना लेके वहाँ चला गया था, उतने लोगों को पैसा देने के लिए उसके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। अतः सैनिकों को उनके पद से हटा दिया। तो उसने क्या किया कि सैनिकों को डिसमिस कर दिया। अचानक हटाए गए बेरोजगार सैनिकों ने डकैती व लूटमार करना आरंभ कर दिया। तो जब सैनिकों को पद से हटा दिया गया,
यानी अब वो सरकार के कर्मचारी नहीं रहे तो जीवन कैसे गुजारते, तो अब वो डकैती और लूटमार करना आरंभ कर दिए वहाँ पर, तथा वे जनता और सरकार दोनों के लिए सिरदर्द बन गए। तो अब वो जनता के लिए भी क्योंकि उनको लूटते थे, और सरकार के लिए क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत डाल रहे थे लूटमार करके, दोनों के लिए सिरदर्द बन गए। तो ये था खुरासान कैंपेन जो है मोहम्मद तुगलक का, उसके बारे में खुरासान में क्या किया इसने। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सिंबॉलिक करेंसी। तो उसने सोचा कि एक हम सांकेतिक मुद्रा चलाएं कि सिर्फ जो सिंबल, जैसे पहले जो मुद्रा चलती थी क्या होती थी, जो सिक्का होता था उसका वैल्यू होता था उतना या उससे ज़्यादा, तो वो अपना वो सिक्का जो है कोई भी उसको एक जो उसमें मेटल यूज होता था उसके कीमत ही होता था जो सिक्का का वैल्यू होता था, तो वो उसको बेच के उसको यूज करके अपना उसका कीमत वसूल सकता था। उसके बाद आया सांकेतिक मुद्रा का कंसेप्ट कि जहां वो उसका मटेरियल का कॉस्ट से जुड़ा नहीं होगा, बल्कि उस पर जो, जैसे आज देखिए 100 रुपये का 500 का नोट होता है, तो उसका वैल्यू मतलब उसका कागज़ का वैल्यू थोड़े 500 रुपया होता है, वो उस पर चूंकि उस पर प्रॉमिस और सिग्नेचर होता है आरबीआई के गवर्नर का, इसकी वजह से उसका वैल्यू फिक्स्ड होता है 500 रुपीज़, यानी गवर्नमेंट उसका 500 रुपये आपको देने के लिए या कोई भी उसके लिए बंधा हुआ है। लेकिन तो ये जो है इसको कहते हैं सांकेतिक मुद्रा, सिंबॉलिक करेंसी, क्योंकि इसका कोई अपना वैल्यू नहीं है, वो कागज़ का एक टुकड़ा है, ठीक है, अच्छा से उस पर प्रिंट किया गया है, वो सब मिलाएंगे तो कुछ रुपए उसका 20, 25, 30 रुपए कुछ दाम आ सकता है, उससे ज़्यादा उसका कॉस्ट नहीं है। लेकिन उस पर चूंकि उसका सिग्नेचर है और प्रॉमिस किया गया है, इसलिए उसका वैल्यू है। तो ऐसी चीज़ों को जिनका अपना वैल्यू नहीं, बल्कि उस पर कोई चीज़ का, कोई चित्र का, कोई मोहर का, इस तरह का उसका वैल्यू होता है, उसको सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। तो मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नकद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह सांकेतिक सिक्के चलाए। तो जैसे आज हम लोग पेपर करेंसी चलाते हैं, पेपर करेंसी क्या है, सिंबॉलिक करेंसी। पहले जो मेटेलिक कॉइन होते थे वो डायरेक्ट वो अपना कॉइन का वो मतलब वैल्यू होता था कि मान लीजिए चांदी का सिक्का है तो उसमें इतने चांदी होती थी, उसका जो मूल्य होता था वो उस सिक्के के वैल्यू के बराबर होता था। सोने का सिक्का है, तांबे का सिक्का है, जिसका भी सिक्का है उसका, तो वो आप उसको सीधे सीधे मेटल को यूज करके उसका वैल्यू निकाल ले सकते थे। लेकिन यहाँ आपको अगर बैंक लेने से मना कर दे, 500 का गड्डी है आपके पास, यानी उसका वैल्यू होना चाहिए 50,000 रुपया, और बैंक या कोई दुकान लेने से मना कर दे तो क्या, जैसे डिमोनिटाइज हो गया। जहाँ सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये करेंसी मान्य है, तो क्या हो गया, वो सब लोगों ने जहाँ तहाँ आग लगाया, बोरा में भर के फेंका उसको, क्योंकि अब वो रद्दी हो गए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक सरकार ने उसको एक्सेप्ट किए हुए था तब तक उसका वैल्यू था। जहाँ सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, बोला अब ये नोट नहीं लेगा कोई, तो वो रद्दी हो गया, उसका कोई वैल्यू नहीं, आप उसका कुछ नहीं कर सकते थे। उसको कबाड़ी में बेच के पैसा निकाल सकते थे क्या अपना उतना, कि 500 का गड्डी दे रहे हैं भाई, उसके बदले 50,000 दो हमको, कबाड़ी में ले लो ये नोट, वो वर्थलेस हो गए थे। तो ऐसे करेंसी जिसका वर्थ जो है उस पर किसी कारण से होता है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ओन वैल्यू, उसको हम सांकेतिक मुद्रा, इंग्लिश में सिंबॉलिक करेंसी कहते हैं। तो जैसे आजकल के पेपर जितना ये सब करेंसी है, हाँ मेटल है, मेटल में अभी भी उसका वैल्यू होता है, मेटल कॉइन जो होते हैं वो अभी भी उनका अपना उसमें वैल्यू होता है मेटल का। लेकिन पेपर करेंसी जो है वो सिंबॉलिक करेंसी है। तो वही यहाँ कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को, क्योंकि उसके सैनिक जो है वो नकद वेतन मांग रहे थे और नकद वेतन देने के लिए उसके पास था नहीं, तो उसने सिंबॉलिक करेंसी इशू करना शुरू किया।
तो अपने नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा जो पेपर करेंसी है, आज उसी तरह से उसने उस समय कुछ सिंबॉलिक सिक्के चलाए। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन ये सिक्के उस समय के प्रचलित सोने चांदी के न होकर तांबे जैसी सस्ती धातु से बनाए गए थे। तो ये जो सिक्के अब नए बनाए गए सैनिकों को वेतन देने के लिए, तो जो पहले जो सिक्के होते थे उस समय का कि जो सोना चांदी से बनता था तो उसका अपना वैल्यू होता था और वही सिक्के का वैल्यू भी होता था, तो उसकी जगह उसने सस्ते मेटल्स के सिक्के बनवाए और उसका वैल्यू हाई रखा। पता चला मेटल लगा है 5 रुपए का और सिक्के का वैल्यू है 20 रुपया। तो इस तरह उसने सस्ते सिंबॉलिक कॉइन्स बनवाए। लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, लोगों को इस करेंसी पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सिक्कों की नकल करना आसान था, क्योंकि सिक्कों की नकल हो जाती है आसानी से। जैसे पेपर है, पेपर करेंसी, अब कोई उसका डुप्लीकेट छाप दिया तो उसका उतना ही वैल्यू हो गया। जो नहीं देखेगा समझ पाएगा तो डुप्लीकेट को ओरिजिनल समझ के 500 का गड्डी दिया, 50,000 उसका वैल्यू हो गया। लेकिन सिक्कों में ऐसा नहीं है, क्योंकि सिक्कों में आप कॉपी करके क्या करिएगा, उतना तो आपको उतना मेटल डालना पड़ेगा, यानी बात वही पड़ गया, आप सिक्का कॉपी क्या करिएगा। अगर सोना चांदी का सिक्का होगा जो इसका अपना मेटल का वर्थ होता है तो उसका आप कॉपी क्या कीजिएगा, क्योंकि उतना सोना चांदी लगाइएगा तो वो तो सिक्के का दाम ही हो गया, कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ जब सांकेतिक मुद्रा बनने लगा, यानी सिंबॉलिक, यानी कि सिक्के का वैल्यू 1 रुपया है लेकिन उस पर उसका वैल्यू जो है वो है 100 रुपया, उसमें मेटल का वैल्यू नहीं होता था। तो ऐसे सिंबॉलिक सिक्कों पर जो है वो लोगों को विश्वास नहीं था, क्योंकि सिक्कों को कॉपी करना आसान था। लोग नकली सिक्के बनाकर तमाम तरह के करों का भुगतान करने लगे। तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि नकली सिक्के बनाने लगे और उससे गवर्नमेंट को ही वो पेमेंट करने लग गए एज ए टैक्स। और सोने चांदी के सिक्कों को बचा कर अपने घरों में जमा करने लगे, और सोने चांदी के जो सिक्के थे उनको बचा बचा के जमा करने लग गए। हाँ बता रहे हैं। किंतु जब व्यापारियों ने सांकेतिक सिक्के को लेने से इनकार कर दिया तो व्यापारियों को भरोसा नहीं हुआ लोगों को इस सिंबॉलिक करेंसी पे, कॉइन पे, तो उन्होंने इसको लेने से मना कर दिया। तो सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। तो ऐसे में सुल्तान को ये सिंबॉलिक कॉइन्स बंद करने पड़े। तो ये था उसका सिंबॉलिक कॉइन्स के बारे में। अगला है उसका जो डिसीजन, जिसके बारे में इतिहासकारों ने डिटेल से लिखा है, वो है कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विस्तार एवं सुधार के लिए योजना बनाई। उसने देखा कि भाई कृषि को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग प्रॉस्परस रह सकते हैं। तो उसने कृषि का डेवलपमेंट और सुधार के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान किया। दीवान ए अमीर को ही, है ना, कृषि विभाग को कहते थे दीवान ए अमीर को ही नामक नया विभाग बनाया, जिसके जिम्मे में 60 वर्ग मील का क्षेत्र सौंपा गया। तो एक नया विभाग बनाया गया और उसके जिम्मे 60 वर्ग मील
यानी 60 स्क्वायर माइल्स का एरिया उसको दिया गया, उसके जिम्मे दिया गया उसको देखने के लिए। उसने उस क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने की ऐसी योजना बनाई कि थोड़ी सी जमीन भी खाली ना पड़ी रहे। तो जो 60 स्क्वायर मील का एरिया था उसको ऐसे उसने प्लान किया कि उसमें थोड़ा भी ज़मीन खाली बेकार न पड़ा रहे। सुल्तान का इरादा बंजर भूमि को खेती के तहत लाने का था और सुल्तान सोच रहा था कि जो भी बंजर पड़ी ज़मीनें हैं उससे भी हम खेती कर लें। किसानों को बीज, हल, बैल खरीदने एवं कुआं खुदवाने के लिए 70 लाख टका की बड़ी रकम कृषि ऋण के लिए मंजूर किया। तो एज ए लोन देने के लिए किसानों को 70 लाख टका है ना जो है उस समय अलॉट किया गया कि किसान जो है उनको बीज खरीदना पड़ेगा, हल खरीदना पड़ेगा, बैल खरीदना पड़ेगा और कुआं खुदवाना पड़ेगा इरिगेशन के लिए। परंतु 3 साल तक बंजर भूमि का 1000वां भाग भी खेती के लायक नहीं बनाया जा सका। 3 साल तक जो है उसका जो बंजर जमीन था उसका इवन 1000वां हिस्सा भी नहीं किया जा सकता। सुल्तान ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था वे इस काम को करने के योग्य नहीं थे। जिन ऑफिसर्स को इसमें लगाया गया था वो इस काम के लायक नहीं थे। अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण सुल्तान के द्वारा मंजूर किए गए कृषि ऋण का शायद ही कोई अंश किसानों को मिल पाया था। और जो उसमें अधिकारी थे इतना भ्रष्टाचार किए, करप्शन किए कि जो भी उसने लोन अलॉट किया था किसानों के लिए उसमें कुछ भी जो एक्चुअल ग्रो करने वाला था उसको नहीं मिला। अतः किसान भी इस योजना के प्रति उदासीन रहे। तो किसान भी जो इसको रिजेक्ट किए, इसमें कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए इस योजना में। नेक्स्ट है सल्तनत काल में कृषि उत्पादन। सल्तनत काल में कृषि उत्पादन 13वीं-14वीं शताब्दी में भूमि और व्यक्ति का अनुपात बहुत अनुकूल था। उस समय जो लैंड इज टू पीपल रेशियो था बहुत फेवरेबल था। जैसे मान लीजिए आज के समय में क्या है, ज़मीन बहुत कम है और आदमी बहुत ज़्यादा है, तो लैंड रेशियो बहुत कम हो जाता है। एक आदमी पर जो है बहुत थोड़ा सा ज़मीन आता है अगर हम उसे बांटने लगे पॉपुलेशन से। तो ये जो है बहुत जो है ख़राब जो है ये अनुपात है, रेशियो है। जबकि अगर हमारा पॉपुलेशन काफ़ी कम होता कनाडा की तरह और देशों की तरह तो हम बहुत रिच कंट्री होते, क्योंकि भाई रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, आदमी बहुत कम है। तो एक आदमी पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लैंड बहुत ज़्यादा है और भी रिसोर्स ज़्यादा है। जबकि यहाँ क्या था कि अभी आजकल डेट में क्या है बिहार वगैरह में या कि ज़मीन ठीक है, ज़मीन कम है लेकिन उसको बांटने वाले जिसमें बंटना है वो बहुत सारे लोग हैं। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि सल्तनत के समय में तेरा उसमें जो है भूमि और व्यक्ति का अनुपात जो है बहुत अनुकूल था, बहुत अच्छा अनुपात था कि लोग भी थे अच्छे खासे और ज़मीन भी थी अच्छी खासी। अर्थात काफ़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध थी और उस पर खेती करने वालों की संख्या कम। ठीक है, ये आपको बताया कि ज़मीन ज़्यादा था और खेती करने वाले कम थे। किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाई जाती थी। किसान जो है बहुत तरह के फसल उगाते थे। ठक्कुर फेरू जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की टकसाल का प्रमुख था,
करीब 25 फसलों के नाम गिनाता है। तो उस समय जो दिल्ली का टकसाल, टकसाल कहते हैं जहाँ सिक्के सिक्के बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं, टकसाल, उसको हिंदी इंग्लिश में मिंट कहते हैं, हिंदी में टकसाल। टका जो है वहाँ बनते थे तो टकसाल कहते थे। तो ठाकुर फेरू जो है 25 फसलों के नाम गिनाता है उस समय जो उगाए जाते थे किसानों के द्वारा। इन खाने वाली फसलों में वह गेहूं, धान और मोटे अनाज जिसमें कि जौ है, ज्वार है, बाजरा है तथा दलहन, दालें हैं, उड़द, मूंग, मसूर का विवरण देता है। नकदी फसलों में वह गन्ना, कपास तथा तेल प्रदान करने वाली फसलों तिल और अलसी के नाम बताता है। नकदी फसल क्या क्या है जो कैश जिसमें बेचा जा सके, तो उसमें जो है बोलता है गन्ना, शुगर केन, कपास, कॉटन और जो है ऑयल सीड्स, तेल प्रदान करने वाले फसल तिल और अलसी ज़्यादा कॉमन। नील नील के उत्पादन का संकेत इस बात से मिलता है कि ईरान के इल्खान शासकों द्वारा अपने देश में नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि भारत पर निर्भरता कम हो सके। तो ईरान में यानी खुरासान में उस समय इल्खान रूलर्स का रूल आ गया था, तो वो जो है अपने देश में नील की खेती को प्रमोट कर रहे थे जिससे कि भारत पर यानी हिंदुस्तान पर उस समय निर्भरता कम हो सके, डिपेंडेंसी कम हो जाए हिंदुस्तान पर, यानी हिंदुस्तान से नील वहाँ जाता होगा। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को सलाह दिया करता था कि वे अपनी फसलों में सुधार करें और गेहूं की जगह गन्ना और गन्ना की जगह अंगूर बोए। तो वो तुगलक जो है बोलता था लोगों को कि गेहूं की जगह गेहूं की जगह गन्ना, और जहाँ गन्ना उग रहा था पहले से वहाँ गन्ना की जगह अब अंगूर उगाना चाहिए। तो चीनी यात्री फाहियान से बंगाल में रेशम के कीड़े पालने की जानकारी प्राप्त होती है। तो चीन से जो आया है यात्री फाहियान उस समय, उससे हमें बंगाल में रेशम के कीड़े पालने और की जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे रेशम का कीड़ा को पाला जाता है और उससे रेशम लिया जाता है। इसकी जानकारी उसने दी लोगों को बंगाल में जो है। अगला है नहरों द्वारा सिंचाई। समकालीन स्रोतों से हमें नहरों द्वारा सिंचाई किए जाने का विवरण मिलता है। उस समय के जो हिस्टोरियंस हैं या और तरह के सोर्सेज हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि उस समय नहरों द्वारा सिंचाई होता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नहरें खुदवाने का काम किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरें खुदवाई थी उस समय। उसने यमुना नदी से हिसार पानी ले जाने के लिए नहरें बनवाई। तो यमुना नदी से हिसार जो हरियाणा का एरिया है जिधर पानी की अच्छी ज़रूरत थी, तो उसने उधर नहर से वहाँ पानी ले गया हिसार की तरफ। एक नहर दोआब में काली नदी से एक नहर खुदवाया जो दिल्ली के पास यमुना नदी से मिलती थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है, ये हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में अब उसका अब हो गया, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के जो उसके जो ये थे कदम उठाए हुए थे वो सब हमने पढ़ लिया, अब हम जनरल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो नहरें खुदवाने के, देखिए ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सा सुल्तान था जिसने बहुत सारी नहरें खुदवाई थी। तो फिरोज शाह तुगलक, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, 3-4 इधर बीपीएससी के बीच में किसी में पूछा है।
उसने यमुना नदी से हिसार पानी ले जाने के लिए नहरें बनवाई। तो यमुना नदी का पानी हरियाणा में ले जाने के लिए नहर बनवाया था। दोआब में काली नदी से एक नहर खुदवाया जो दिल्ली के पास यमुना नदी से मिलती थी। तो दोआब एरिया आपने देखा था जहाँ गंगा यमुना का पानी मिलता है और बहता है, तो उसमें काली एक नदी है, तो काली नदी से उसने एक नहर खुदवाया जो दिल्ली के पास यमुना नदी में मिलती है। एक नहर सतलज और घाघर नदी से निकलवाए, जो ठीक है, एक नहर सतलज नदी से और एक नहर घग्गर नदी से निकलवाया। नहरों द्वारा सिंचाई के कारण पूर्वी पंजाब में कृषि का बहुत विस्तार हुआ। तो उसने जब ऐसा किया तो उसके साथ साथ और कई कंपनियां आई या उस समय, तो नहरों से जो सिंचाई हुई उसके कारण जो पूर्वी पंजाब में फार्मिंग बहुत डेवलप हुआ। भूमि का एक बड़ा भाग जो लगभग 80 कोस में फैला हुआ था, रजवाह और उलूखानी नामक दो नहरों से सींचा जाता था। तो जमीन का एक बड़ा हिस्सा जो लगभग 80 कोस में फैला हुआ था, काफी बड़ा एरिया हुआ, तो उसको दो नहरों जिनका नाम था एक रजवाह और एक उलूखानी, इनसे सींचा जाता था। इससे नहरों के किनारे 52 कृषि बस्तियां बस गई। एक भी गांव उजाड़ नहीं रह गया और एक गज भूमि भी ऐसी नहीं बची जहां खेती न हो रही हो। तो ये था नहरों द्वारा सिंचाई का डिस्क्रिप्शन सल्तनत पीरियड में। फिर आगे है सल्तनत काल में किसानों का जीवन। अब सल्तनत पीरियड में किसानों, फार्मर्स का लाइफ कैसा रहा उसके बारे में जानेंगे। जैसे बगल में एक फोटो दिया हुआ है जिसमें एक खेत जोतते हुए किसान को दिखाया गया है। सल्तनत काल में आबादी का एक बड़ा भाग किसानों का था। तो सल्तनत पीरियड में जो लोग थे उसमें एक बड़ा ग्रुप उनका फार्मिंग का काम में लगा हुआ था, जो गांव में रहता था और गांव में रहता था। एक गांव में लगभग 200 से 300 लोग रहते थे। किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती का काम किया जाता था। तो किसान जो है अपना अपना जमीन को जोतते थे, उस पर खेती करते थे। भिन्न भिन्न आकार की भूमि पर किसानों का स्वामित्व था। तो जो किसान थे उनके ओनरशिप में जमीन जो थी उसका कोई छोटा जमीन था, कोई बड़ा जमीन था, यानी अलग अलग साइज का था। एक और तो बड़े भूमि के मालिक के भागों के मालिक खुद मुकद्दम और चौधरी थे। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो इनके पास बड़ी जमीनें थी तो वो खुद मुकद्दम और चौधरी थे, जबकि दूसरी ओर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों का स्वामी बलाहर किसान थे। आपने पढ़ा हुआ है कि बलाहर किसान, छोटे किसानों को बलाहर बोलते थे, जो गांव में निम्न कोटि का माना जाता था। किसानों के नीचे भूमिहीन निम्न जातियों का एक समूह रहा होगा, परंतु इनके विषय में कम जानकारी मिलती है। तो किसानों के नीचे जो थे, जो किसानों से भी नीचे उनका था स्टेटस, जो लैंडलेस लेबर थे, जो यानी जिनके पास जमीन नहीं होती थी, दूसरे किसानों की जमीन पर काम करते थे। तो लेकिन इनके बारे में लिखा नहीं है किसी ने। किसान खेती के औजारों के स्वयं मालिक थे। जो वो खेती करते थे उसके औजार वो उनके अपने होते थे। किसानों के पास आमतौर पर एक जोड़ा बैल और हल होता था।
साधारण किसान फूस की छप्पर वाली मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे जिन्हें बांसों पर टिकाया जाता था। इनके घर जाड़े, बरसात एवं गर्मी से बचने की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करते थे। जो बेसिक नीड्स होते थे ठंड में, बरसात में, गर्मी में बचने के लिए, बस उतना ही इनका घर से पूरा होता था ज़रूरत। वे खाना पकाने एवं खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और खाना पकाने और खाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कोई बुरा चीज़ नहीं, अच्छा चीज़ है, नेचुरल रहना चाहिए। आजकल दिखावे में तो इतना चीज़ हो गया है, खाली तरह तरह का बीमारी और परेशानी ले लिया है लोग। खैर, खूत एवं मुकद्दम किसान थे, परंतु ऐसे किसान जो ग्रामीण उच्च वर्ग की दहलीज पर खड़े थे। तो खूत और मुकद्दम भी किसान ही थे, लेकिन वो रूरल एरिया में जो है उसमें हायर क्लास के बाउंड्री पर खड़े थे, यानी कि वो हाई क्लास में रूरल एरिया में उनकी गिनती होने वाली थी। वो चौधरी जो होते थे वो हाई क्लास में, वो चौधरी के बाद होते थे खूत और मुकद्दम। तो जब वह संपन्न हुए, जब वो प्रॉस्पेरस हो गए, तब उन्होंने अपने से ऊंचे लोगों के तौर तरीकों की नकल आरंभ की। तो इन लोगों ने क्या किया, जो किसान थे जब अमीर हो गए तो जो अपने से बड़े लोग थे यानी चौधरी और दूसरे थे, उनकी तरह उनकी नकल करना शुरू किया। क्या, जैसे घुड़सवारी करना, घोड़ा लेके घुड़सवारी करते थे, अच्छे कपड़े पहनना और पान खाना, अच्छे कपड़े पहन के रहते थे और पान खाते थे। संपन्न किसानों के घरों की मुख्य इमारत के चारों तरफ खाली जमीन हुआ करती थी। जो संपन्न किसान होते थे उनके जो घर होते थे, घरों की जो मेन बिल्डिंग के आसपास खाली जमीन छोड़ा हुआ करता था। बरामदे के साथ एक से अधिक कमरे, आंगन, चबूतरा होता था। तो बरामदा होता था और उसके बाद एक से ज़्यादा कमरा होता था, आंगन होता था, चबूतरा होता था। दीवार चित्रकारी से सजी होती थी, उनके जो दीवार होती थी घरों की वो चित्रकारी से सजी होती थी, चित्रकारी किए रहते थे। उनके रहने के स्थान के चारों तरफ सब्जी, फूल और फल का बगीचा हुआ करता था। और जो रहने का जगह होता था, उनका जो घर होता था, घर के चारों ओर जो है सब्जी, फूल, फल बगीचे में उगा करते थे। तो सल्तनत काल में साधारण किसान एवं धनी किसान में आप क्या अंतर देखते हैं? तो यहाँ भी लेखक सवाल पूछता है कि सल्तनत काल में साधारण किसान एवं धनी किसान में आप क्या अंतर देखते हैं? ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया हमारा। आज इतना ही रखते हैं।